प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर भाजपा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाएगी। 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम किए गए निर्धारित। उत्तराखंड में नमामि गंगे के तहत हो रहा है विकास। 43 करोड़ की 4 परियोजना को मिली स्वीकृति। गंगा तटों पर जन सुविधा का प्रयास। उत्तराखंड के सीएम धामी ने आरटीओ कार्यालय का किया निरीक्षण के दौरान आरटीओ को किया गया सस्पेंड। और उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारी की तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए मांगे वोट। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर भाजपा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाने जा रही है। इस विषय में पार्टी ने 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं। तय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल गोयल के संयोजन में प्रदेश स्तरीय समिति का जो गठन है वो किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशन और प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक के मार्गदर्शन में संचालित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी दर्जनों कार्यकारिणी योजनाओं के तहत लोगों को जोड़ा जाएगा और साथ ही अधिक से अधिक लाभान्वित और जरूरतमंद लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह पखवाड़ा 30 मई से प्रारंभ होगा और उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में मनाया जाएगा। प्रदेशों के साथ ही इससे जुड़े कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी जो कार्य हुए हैं उनके बारे में भी जनता को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड राज्य को नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी जल प्रदूषण नियंत्रण और गंगा तटों पर जन सुविधा विकसित किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत 43 करोड़ की लागत की 4 परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की 42वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति जो है प्रदान की गई है, जिसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजना उत्तराखंड में गंगा और इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और निर्मलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें 32.10 करोड़ की लागत से जनपद चमोली में श्री बद्रीनाथ धाम में स्वीकृत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्य की परियोजना गंगा नदी स्वच्छता और निर्मलता के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके तहत श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए श्री बद्रीनाथ जी धाम में मास्टर प्लान के अनुसार रेन सेटर और 4 पवेलियन विकसित अब किए जाएंगे। तो वहीं सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्य पद्धति में सुधार की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ को निलंबित कर दिया, जिसके बाद शासन से लेकर प्रशासन के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिसकर्मियों के तय समय में कार्यालय में पहुंचने को लेकर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पहले से निर्देशित किया गया कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आपको पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही जिले में एसएसपी कार्यालय में भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अगर कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं होती है तो पुलिस कप्तानों को बैठना होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक तरीके से जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। हमने पुलिस मुख्यालय में भी सभी को निर्देशित किया, जितने अधिकारी हैं, जितना स्टाफ है, ये सभी को 10 से 6 बजे तक रहना मैंडेटरी है। यद्यपि मुख्यालय आपको बताइए देर रात तक काम करता है, 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाता है, किंतु 10 से 6 हमने मैंडेटरी किया हुआ है। लंच टाइम को छोड़ करके मैंडेटरीली 10 से 6 रहेंगे। जनपदों का भी सिंपल है, जो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जिसको एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस कहते हैं, वो 10 से 5 खुलता है, खुलना ही है, और उसमें सभी अधिकारी अनलेस कि वो फील्ड ड्यूटी पर हों उनको वहाँ पे मौजूद रहना मैंडेटरी है। उसके बाद सामान्यतः आपने देखा होगा एसपी अपने कैंप ऑफिस में वगैरह में रहते हैं, किंतु 10 से 5 तो मैंडेटरी है ही है, उसको रहना है पुलिस कार्यालय। तो वहीं उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अब कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने बनबसा के एटी बहुल बरमपुरी गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। तो वहीं टनकपुर में कांग्रेस ने गुरुवार को पूरी ताकत जो थी वो झोंक दी। आपको बताया कि चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अब तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसके तहत 31 मई को जो है उपचुनाव होने हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। केंद्रीय ऑब्जर्वर उत्तराखंड भी पहुंच चुके हैं। सभी बूथों के लिए वीवीपैट वाली ईवीएम की जो व्यवस्था है वो भी कराई गई है। करीब 40% बूथों पर अब मतदान की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो होगी, जिससे राज्य और केंद्र में बैठे चुनाव आयोग के अधिकारी देख सकेंगे। आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त ईवीएम भी रिजर्व रखी जा रही है। मतदान में सभी लोग हिस्सा लें, इसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। आयोग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम जो है वो भी चलाए गए हैं और उपचुनाव को लेकर सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने ग्रामीणों से संवाद भी किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास का आश्वासन देते हुए सीएम के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। तो वहीं किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिला। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने किसानों के गन्ना भुगतान शीघ्र कराए जाने के साथ ही चीनी मिलों के नवीनीकरण कराए जाने की भी मांग रखी है। इसके अलावा सरकारी मिलों में रिक्त पदों को भरने, गन्ना वाहन से टोल टैक्स न वसूले जाने पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किसानों की समस्याओं का निस्तारण शीघ्र किए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके सारा संगठन हमसे मिलने आया था। उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं सामने रखी हैं। किसान भाइयों की समस्याएं हैं, मिलों को लेकर समस्याएं हैं, कुछ पर्चियों को लेकर उन्होंने समस्याएं सामने रखी हैं और हमारे सारे अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं। अच्छी वार्ता हुई है और लंबी वार्ता हुई है और उनकी जो समस्याएं हैं मैंने उनको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द उसका समाधान होगा। और इस बार जो है पराई सत्र से पहले चीनी मिल सुचारू रूप से हम चलाएंगे, मेंटेनेंस उनकी अच्छी होगी और किसान भाइयों को राहत मिलेगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को केदारनाथ में योग शिविर का आयोजन होगा। इस केंद्र सरकार ने योग दिवस मनाने के लिए देश के जिन 75 हेरिटेज स्थलों का चयन किया उनमें केदारनाथ का नाम भी शामिल है। योग दिवस पर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यक्रम ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में होने वाला है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी चिन्हित उन स्थानों पर सभी आवश्यक व्यवस्था जो है वो की जाए और मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य कार्यक्रम स्थलों में सभी व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित विभाग
पूरी तैयारियां रखे। जिला प्रशासन पौड़ी को कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में चयनित 75 प्रतिष्ठित स्थानों के अलावा जिलों के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों और हेल्थ साथ ही वेलनेस सेंटरों में भी योग शिविर की व्यवस्था जो है वो की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोग योग शिविर से जुड़ सके। उन्होंने आगे कहा कि योग शिविरों में योग प्रशिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खेल, फिल्म जगत, प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं जैसे प्रदेश की प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित भी किया जाएगा। तो वहीं रामनगर में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित डीएलएड की परीक्षा जो है वो 25 मई को संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर गुरुवार को बोर्ड सभागार में बैठक का आयोजन भी किया गया। परिषद के सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने कहा कि यह परीक्षा प्रदेश के 29 शहरों में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होगी। परीक्षा को लेकर प्रदेश की 151 परीक्षा केंद्र जो है बनाने के साथ ही 151 पर्यवेक्षक भी तैयार किए गए हैं और इसके अलावा 29 नोडल अधिकारी जो हैं वो भी बनाए गए हैं और जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी इस परीक्षा के प्रमुख नियंत्रक होने वाले हैं। परिषद के सचिव ने यह भी बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी और परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और इसके अलावा परीक्षा पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना बोर्ड की प्राथमिकता होगी। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हमारी 25 मई को है और 10 से 12:30 बजे तक ये परीक्षा होनी है। हमने इसमें अपने नोडल अधिकारियों और नोडल केंद्र व्यवस्थापकों को बुलाया है जिस पे परीक्षा के संबंध में चर्चा की जा रही है। और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे 151 हमारे परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 34,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। हर केंद्र पे एक पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है और मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जिले में मुख्य नियंत्रक के रूप में परीक्षा को संपन्न कराएंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी पेन और आईडी के अलावा कोई भी परीक्षा सामग्री नहीं ले जा पाएगा। मोबाइल वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी तरह की प्रिंटिंग जो सामग्री है, पर्स वगैरह, हर चीज़ प्रतिबंधित है। ये प्रतिबंध परीक्षार्थियों के लिए भी है और वहाँ पे जो भी शामिल हैं, कार्मिक जो ड्यूटी में लगे हुए हैं या कोई भी अधिकारी, और पूरी परीक्षा अवधि में मोबाइल सेवा बाधित रहे। तो वहीं रामनगर में अवैध भूमि पर कब्जा करने और नगर पालिका के 74 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का मामला निकलकर सामने आया। आपको बताएं कि रामनगर कोर्ट में नगर पालिका की तरफ से पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी के खिलाफ दायर किए गए मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष को कोर्ट ने राहत दे दी। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता और पूर्व पालिका के अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि पिछले निकाय चुनाव में नगर पालिका प्रशासन की तरफ से उन्हें एनओसी नहीं दी गई थी, जबकि चुनाव लड़ रहे अन्य लोगों को एनओसी जारी की गई थी। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका के अधिकारियों वर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके तरफ से कोर्ट को गुमराह जो है वो किया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष और पालिका के अधिकारी उन्हें चुनाव से बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद कोर्ट ने पालिका के सभी आरोपों को खंडित करते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है, जिसे एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। प्रेस वार्ता का कारण ये था कि मेरे खिलाफ 2018 में इस नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष, उनके अधिशासी अधिकारियों ने बड़ी साजिश के तौर पे मेरा नामांकन रोका और मेरे पर झूठे आरोप भी लगाए। जिस अधिकारी ने जांच करनी चाहिए थी नहीं करी, वही एफिडेविट और लोगों ने दिए, वैसा ही मैंने दिया। औरों को तो नामांकन में एनओसी दे दी गई, लेकिन मुझे नहीं दी गई सेम स्थिति में। लेकिन जबकि मैं तो स्पष्ट रूप से रजिस्ट्री वाला आदमी था, मेरी ज़मीन सब रजिस्ट्री की है, किसी भी कहीं पर मेरा कोई ऐसा कब्जा नहीं था। उसको घुमा फिरा के उन्होंने अपने एक साजिश करी और उस चुनाव के टाइम में नामांकन रोका। उसके बाद 2019 में उन्होंने एक नया बात दायर किया मेरे खिलाफ न्याय पालिका रामनगर में। वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने 74 लाख से अधिक रुपए का नुकसान नगर पालिका किया है अपने अध्यक्ष कार्यकाल में। उसमें बहुत चर्चा हुई और सारी विषय
कोर्ट में आए, न्यायालय ने सुने, जो इन्होंने आरोप लगाए थे, एक एक न्यायालय में हमने अपने पक्ष रखा। उन सारे आरोपों को न्यायालय ने खंडित किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये पूरा मुकदमा काल बाधित था। काल बाधित मतलब टाइम बार्ड। कोई भी अध्यक्ष, सभासद, उपाध्यक्ष गलती करता है, उसके पद के रहने हटने के 5 वर्ष तक उस पर कोई भी बात हो सकता है। लेकिन दूसरी बात, जो घटना घटी है उससे 10 वर्ष तक। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में एक युवक को बंद कमरे में शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति इसी गांव में एक मिठाई की दुकान में नौकरी किया करता था और गांव में ही किराए के मकान में वह रहता था। बुधवार की सुबह वो जब काम पर नहीं आया तो दुकान के मालिक ने उसके कमरे में जाकर देखा तो कमरा अंदर से लॉक था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कमरे का जो कुंडा है उसे तोड़कर अंदर जाकर देखा तो व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में अब जांच जारी है। घटना ये हुई है कि रात में वो खाना खा के सोया हुआ था और सोने के बाद जब सुबह लोगों ने देखा कि वो उठ नहीं पा रहा है, तो उसके बाद जिसके पास ये काम करता था हलवाई की दुकान में, वो आए, उन्होंने उनके साथ में अच्छा व्यवहार था उनका, तो वो मौके पर जाकर के उन्होंने देखा कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो वो गए, उन्होंने फिर पुलिस को संपर्क किया उस चीज़ में और मौके पर जाकर के उन्होंने दरवाज़ा तोड़ करके अंदर देखा कि वो मृत अवस्था में है। अभी हाल ही में इसमें अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद ये भी है कि जो अभी इसमें जो वो इससे पूर्व में जहाँ ये अभी वर्तमान में जो कार्यरत कर रहा था परमानेंट जो कंपनी है ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ से भी उनका कोई रिस्पांस नहीं है कि ये लोग उनको सैलरी दी नहीं दी। इसको कुछ इतने साल से 7 साल से इस ग्लेज ये इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा है। वो पीर मदारा थाने में मैंने जाके तहरीर दिया, उनसे कहा हुई था कि ऐसी बात है कि ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 7 सालों से ये काम कर रहा था। तो वहीं ऋषिकेश के वीरभद्र स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। तो वहीं इस मामले में मुरादाबाद डिवीजन के डीआरएम ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जिस पर उनका बेतुका जवाब निकलकर सामने आया। एसडीआरएम निर्भय नारायण ने कहा कि वीरभद्र स्टेशन संवेदनशील स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता है। अगर पहले कोई घटना नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही 2-4 बड़ी घटनाएं दोबारा होती है तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं यहाँ लगाए जाएंगे। तो वहीं एसडीआरएम के इस बयान से साफ तौर पर नजर आता है कि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसडीआरएम को यात्रियों के साथ बड़े हादसे होने का इंतजार है। गौरतलब है कि पिछले दिनों वीरभद्र स्टेशन पर किसी अन्य राज्य से आई हुई एक युवती ने कोतवाली ऋषिकेश पहुंचकर आप बीती बताई थी। उसके साथ ही वीरभद्र स्टेशन पर सामूहिक रेप की घटना हुई। हालांकि युवती के परिजनों ने किसी कारणवश पुलिस को तहरीर नहीं दी और वापस वो लौट गए। अगर ऐसे ही या इससे और भी बड़ी अप्रिय घटना भविष्य में दोबारा होती है तो बिना सीसीटीवी कैमरे के जांच कैसे मुमकिन हो पाएगी। तो वहीं स्थानीय विधायक और वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। अब स्टेशन का निरीक्षण किया जाएगा और अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था जो है यहाँ करवाई जाएगी। देखिए, जानकारी आपने दी है, निश्चित रूप से यदि ऐसा है तो एक बार उसका मैं भौतिक निरीक्षण करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि रेलवे प्रशासन उसमें कुछ कर पाया और यदि मेरे स्तर से उसमें कुछ संभावना होगी तो उसमें भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि रेलवे का अपना जो है विभाग है, वो विभाग कितना उसमें कर पाएगा सहयोग, तो ये हम सब एक बार निरीक्षण करके देखते हैं। और वहाँ तो वैसे भी एक पहले घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए जो सीसीटीवी या इस प्रकार की जो सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। ये मैं बहुत जल्द उसका निरीक्षण करके आगे की क्या हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं उसमें करेंगे। ये अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में हर जगह तो कैमरा नहीं लग सकता, हर जगह। ज्ञानवापी मामले में विष्णु जैन जी की बाइट निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुना? मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने एप्लीकेशन हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है।
उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में, एक मिनट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, क्या सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आप सब What all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it be Varanasi court is now free to decide their 7/11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7/11 में जो कंसेप्ट्स हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7/11 के कंटेंट में आएंगी, वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर, हम बहुत संतुष्ट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी जो मांगा गया था, उन चीजों पे क्या एग्जैक्टली डिसाइड होगा? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। थैंक यू। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गूमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस SLP को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। विष्णु सर, 2 सवाल। पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश हैं। थैंक यू वेरी मच। जन साहब एक सेकंड, जन साहब ये नहीं, जन साहब एक मिनट, मेरे को जन साहब एक सेकंड, एक छोटा सा, एक सेकंड सर एक सेकंड छोटा सा। नहीं मेरे को वाराणसी कोर्ट में ही केस की सुनवाई होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला वाराणसी कोर्ट को भेजा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निचली अदालत के फैसले पर जारी रहेगी रोक।
आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों के विवाद रोकने के लिए भी बनाया गया था POW कानून, और किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं, ये बात कही जस्टिस चंद्रचूड़ ने। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुकेश, यहां पर निचली अदालत के फैसले पर रोक जारी रहेगी, लेकिन इस बीच यहां पर वाराणसी कोर्ट में ही सुनवाई होगी ज्ञानव्यापी केस की। नहीं, इनफैक्ट ऑर्डर 7 और रूल 11 जो है वो रोक को हटाया है। इनफैक्ट हाँ, वाराणसी कोर्ट जो है, वाराणसी कोर्ट में भी अब आगे की सुनवाई होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि रूल 7 और कोर्ट 11 जो किया है, उन्होंने कहा है कि इसके मुताबिक जो है जो वहाँ पर रोक लगी हुई थी उस रोक को हटा लिया है और अब आगे की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में ही होगी। और दो चीज़ें जिसपे ऑब्जेक्शन किया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की ओर से, उसे भी किनारा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और लटकाने की जो कोशिश की जा रही थी केस को कि लोअर कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, उसके बाद आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, और मामले को लंबा करने के लिए और खींचने की कोशिश की जा रही थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, उस पर से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहे जो पर्दा हटा दिया, कहे कि नहीं, अब जो वाराणसी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई होगी। और रूल 11 कोर्ट 7 की जो बात है उसमें ये है कि रिलीजियस जो मामला है, हाँ, जो रिलीजियस मामला है, रिलीजियस एंगल जो दिया जा रहा है धार्मिक पक्ष के हिंदू पक्ष की तरफ से, जो बोला गया है कि ये जो ज्ञानव्यापी परिसर में जो सर्वे हुआ उसका रिलीजियस पक्ष होगा, तो रिलीजियस पक्ष पर भी चर्चा कोर्ट करने को तैयार है। इस तरीके का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रिलीजियस पक्ष पर भी अब चर्चा होगी। यानी एक तरीके से कहें जो हिंदू पक्ष जो है वो अब उससे सेटिस्फाइड है, और जो चर्चा हो रही थी, जो डिस्कशन हो रहा था वाराणसी कोर्ट में, अब वहीं पर आगे बढ़ेगी। एक जो आर्गूमेंट हो रहा था, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब कहा इस बात को लेकर कि वजू पे रोक लगी हुई है, तो वजू का इंतज़ाम करने के लिए अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो जब इसका विरोध किया मुस्लिम पक्ष ने, तो जो सीजे जो तुषार मेहता है, उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव इंतज़ाम होना चाहिए। तो इस पे मुस्लिम पक्ष ने जो है इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, अल्टरनेटिव इंतज़ाम क्यों। तो उस पर कोर्ट ने साफ कहा कि अल्टरनेटिव की बात नहीं है, इंतज़ाम करने की बात है। और वो जो मैजिस्ट्रेट है वहाँ पे, वो मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की देखरेख में वो ये इंतज़ाम करेंगे कि ज्ञानव्यापी परिसर में वजू जहाँ जिस स्थल पे वजू खाने पे रोक लगी हुई है, उसके अलावा दूसरा इंतज़ाम जो है वो क्या हो सकता है, वजू किस तरीके से शुरू करवाया जा सकता है, इसको लेकर के मैजिस्ट्रेट पे और फैसला जो वाराणसी कोर्ट है उसी पे डाल दिया है कि अब वाराणसी कोर्ट ही ये फैसला करेगी कि वजू का इंतज़ाम किस तरीके से या वजू कैसे सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए दोनों पार्टियों से बात करने को कहा है। जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने साफ जो आदेश दिया, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों से बात करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो इस बात को तय करे कि वजू अब कैसे शुरू की जा सकती है। अल्टरनेटिव इंतजाम के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो चाह रहा था कि अल्टरनेटिव इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि अल्टरनेटिव इंतजाम अगर होगा तो सीधे तौर पे जो दावा उनका उस वजू खाने पे है वो खत्म हो जाएगा और कोर्ट की तरफ से ये अलग इंतजाम कर जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, तो इस पे अभी कोर्ट ने ये मामला भी जो है वाराणसी कोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट पे टाल दिया है कि दोनों पक्षों से बात करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट जो है वो तय करेंगे कि वजू कैसे वहाँ पर शुरुआत होगी। और ये भी पता है सबको कि वहाँ पर आने जाने में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और जो नमाज है, नमाज करने के पे किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगी। इस बात को भी आज दोहराया गया वहाँ पर कोर्ट में कि नमाज पे कोई रोक नहीं है, आने जाने पे रेस्ट्रिक्शंस हैं और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है या कम किया, यानी जो नंबर ऑफ नमाजी है उसको कम किया जा सकता है या ज़्यादा दिया जा सकता है। ये भी फैसला जो है इस पे जिला जो मजिस्ट्रेट है जो उसकी देखरेख कर रहा है उसके ऊपर छोड़ दिया गया। यानी आप एक तरीके से संभव कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इससे अलग कर दिया है। वो देखना चाहती है कि लोअर कोर्ट में किस तरीके का मसला होता है, जो आर्गूमेंट होते हैं उसमें उनको अगर लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही नहीं हो रहा है, नियम के कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है, तब वो हो सकता है कि इसको सुने अपने स्तर पे। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो हिंदू पक्ष में जाता दिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इससे हिंदू पक्ष जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर रहा है। जो विष्णु शंकर जैन है उन्होंने इसके बाद से इस प्रतिक्रिया दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। मुकेश जी, मैं लावनी बोल रही हूँ अब, और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि ये पूरा मामला
2 कोर्ट्स में चल रहा था। तो ऐसे में जो आम जनता है थोड़ा सा उसे कंफ्यूजन है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा साधारण शब्दों में आप क्लियर करें, क्योंकि अभी भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, उनकी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया वो एक बड़ा झटका कहा जाएगा, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि अभी एक और अर्जी बाकी है। वो किस अर्जी की बात कर रहे हैं, वो किस याचिका की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई कर सकें। देखिए, दो तरीके की अर्जी थी वहां पर। एक तो थी कि जो सर्वे रुकवाने की बात कर रहे थे, और दूसरा जो है इसको गलत, जो कोर्ट ने जो फैसला किया था कि तत्काल बीच में जो दूसरी अर्जी अभी बाकी है वो ये बाकी है कि 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज किया जाना था, जमा किया जाना था जो जिला कोर्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो सर्वे कर रहे थे। लेकिन इस बीच में भी जब शिवलिंग वहाँ पे दिखा जो सर्वे करने वाली टीम को, और उनको जब लगा कि भगवान ने दर्शन दे दिया, तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट ने तत्काल जो कोर्ट से ऑर्डर लिए थे उस क्षेत्र को प्रतिबंधित करने को, इसको लेकर के उन्होंने बाद में एक पिटीशन डाला कि कोर्ट जब प्रोसेस चल रहा है सर्वे का, तो सर्वे के प्रोसेस के बीच में कोर्ट नया ऑर्डर कैसे दे सकती है, इसको लेकर के चैलेंज किया गया था। तो उसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है, लेकिन सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी होगी भी नहीं, क्योंकि पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लोअर कोर्ट पे डाल दिया है। तो मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट के खिलाफ ही ये अर्जी है, तो इस पर शायद कल, लेकिन अभी सुनवाई तत्काल उस पर नहीं है, क्योंकि ये जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गई है ये लोअर कोर्ट के खिलाफ ही गई है। क्योंकि अब लोअर कोर्ट के खिलाफ अगर कोई आप सुनवाई करते हैं तो वो उस कोर्ट में नहीं हो सकती, नेचुरली उसके अपर कोर्ट में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर आज तो कुछ नहीं बोल सकता है, डेट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जो उसके लिए कौन सी तारीख उसको मिली है या कब उस पर सुनवाई होगी। लेकिन जो आज का ऑर्डर है लावनी, उससे साफ लगता है कि ये भी खारिज होगा, क्योंकि जब पूरा अधिकार लोअर कोर्ट को दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि सारे फैसले, सारे जो बहस होगी इस पर, इवन रिलीजियस एंगल से भी जो बहस होगी वो भी लोअर कोर्ट को अधिकार है, तो मुझे लगता है कि ये स्वतः खारिज हो जाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष जब ये कह रहे हैं कि नहीं एक बाकी है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है। निश्चित रूप से दम तो उसी वक्त ये बेदम होते चले गए थे जब जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है और उसमें जिस तरीके से साक्ष्य प्रमाण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला अब ये उठने लगा है कि जो साक्ष्य प्रमाण सौंपे गए हैं, जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें बार बार कहा जा रहा था कि कुएं की नीचे का भी सर्वे होना जरूरी है। विशाल सिंह जी लगातार ये कह रहे थे कि अगर कोर्ट इस बात का आदेश देती है तो उसके लिए भी सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब कुछ सिविल कोर्ट की तरफ ट्रांसफर करने की कंफर्मेशन दे दिया गया है, तो क्या अब कुएं के निचले हिस्से को लेकर भी कोई याचिका दायर होगी और इस पर सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी? मुकेश जी, ऐसा लगता है कि रास्ता साफ होगा? बिल्कुल, देखिए अब जो है जो सिचुएशन अभी आप देखिए कि 17 तारीख तक रिपोर्ट देनी थी, 17 के बाद हुआ नहीं, 19 तारीख को रिपोर्ट जो सर्वे की रिपोर्ट है वो दी जाएगी। वो सर्वे की रिपोर्ट जमा हो चुकी है। सर्वे की वीडियोग्राफी में क्या है और सर्वे की रिपोर्ट में क्या है ये कोर्ट में सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो सोर्सेस जो चीज़ें आ रही है, अब क्या है, सर्वे को आगे बढ़ाने की बात जो कोई याचिकाकर्ता नहीं कर रहे हैं, जो मैजिस्ट्रेट जिन्होंने सर्वे किया है उनकी तरफ से बात कही गई है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जब उन्होंने सर्वे किया तो फिजिकल सर्वे में ये चीज़ जो सामने आई कि बहुत सारे धार्मिक प्रतीक हैं वो दिखे, त्रिशूल दिखे, शंख दिखे, और उसके बाद कमल के फूल दिखे हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह भी जो है दीवालों पर वहाँ पर दिखे हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हुई जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब सर्वे आगे किए जाने का भी आदेश जो है कोर्ट की तरफ से मिले तो आगे सर्वे किया जाए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है एक तरीके से कहें जो अधूरा है। क्योंकि जब तक क्योंकि इस रिपोर्ट में ही ये बात कही गई, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जब सर्वे की टीम अंदर गई थी तो जब शिवलिंग मिला था तो शिवलिंग के नीचे क्या है वहां तक वो नहीं जा सके, तहखाने तक नहीं जा सके, क्योंकि उसका बेस शिवलिंग का कहाँ है ये अभी तक पता नहीं। अभी आपको केवल ऊपरी पार्ट दिख रहा है, जो उसके नीचे का पार्ट है उसको लेकर के किया जा रहा है कि वो क्या जमीन से जुड़ा हुआ है या उसके बीच में कोई तल है या वहाँ पे वो रखा हुआ है। तो उसकी स्थिति को पता करने के लिए सर्वे को आगे बढ़ाया जाना है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ज्ञानव्यापी के उस ढांचे के भीतर में जहाँ पर नमाज अदा की जाती है वहाँ पर जब टीम करी तो वहाँ के कालीन को हटाया गया। जो लोग बता रहे हैं वहाँ पर जो सर्वे की टीम है, जहाँ जो एडवोकेट से मेरी बात हुई कि वहाँ पे कालीन जो फर्श पे जो कालीन बिछा हुआ था उस कालीन को हटाया गया। तो वहाँ का जो फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन था उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये बनाया गया है हाल में।
और उसके बाद जब सर्वे की टीम ने उस पर नॉक किया, यानी उसको जब एक हथौड़े जैसी चीज़ से जब उसको वार किया उस पर, तो अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो इको हो रही थी। जो चश्मदीद है वो बता रहे थे, उनसे ये लग रहा था कि उस फ्लोर के नीचे में भी जो है कोई फ्लोर है या कोई तहखाना है। तो ये चीज़ें ऐसी है, तो इसको लेकर के सर्वे में बात कही गई है। जो रिपोर्ट 19 तारीख को जो कोर्ट में दाखिल किया गया, जमा किया गया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है और कि वहाँ पर कालीन हटाने के बाद फ्लोर की जब जांच की गई तो वहाँ पर इस तरीके के साउंड मिले हैं। तो सर्वे करने की ज़रूरत है कि फ्लोर के नीचे में क्या है, और मलबे, ऐसा लग रहा है कि मलबे के ऊपर में फ्लोर बनाया गया है। ये भी बात उस रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि ये ऑथेंटिक आप आधिकारिक तौर पे मैं नहीं कही, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जो सोर्स बता रहा है कि मलबे के ऊपर में फ्लोर बनाया गया है, और उसके बाद जब उसको ऊपर से हथौड़े से जब उसको हिट किया गया है तो नीचे से इको जैसी साउंड आई है। इट मीन्स कि नीचे में तहखाना या खाली जगह होने के सबूत है। तो ये तो सामने तब आएगा जब सर्वे का काम जो है वो और आगे जाएगा, जहां पर यानी 2-3 दिन के सर्वे के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस सर्वे के आगे की बात को अगर आपको जानना है और सही में उसका करना है तो आपको सर्वे और आगे करना चाहिए, या सही स्थिति का पता करने के लिए कुछ और नई टीम तैयार हो या कुछ और समय दिया जाए पुरानी टीम को। वो ये सारी चीजें तब जाकर के देंगे। जो समय तय किया गया था उस तय समय में पूरा सर्वे नहीं हो पाया है। इस तरीके की रिपोर्ट जो है कोर्ट में जमा की गई है। एक और महत्वपूर्ण चीज जरा आप अगर क्लियर कर सकें, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच में जिस तरीके से जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, कई तरीके के कंफ्यूजन्स है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी सिविल कोर्ट की हमने बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा है, लेकिन एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। उसे देखते हुए क्या कोई तस्वीर क्लियर हो पाई है मुकेश जी? नहीं, मुझे लगता है इलाहाबाद हाईकोर्ट पे जो था, इससे पहले भी कोर्ट में था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सर्वे को रुकवाने के लिए याचिका दी गई थी, जिसके कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब नई याचिका के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जब पूजा स्थान अधिनियम की स्क्रूटिनाइज करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको उसमें संशोधन करने की बात की जा रही थी, तो वो है। लेकिन मुझे लगता है कि हाईकोर्ट उस पर सुनने के लिए जो है तैयार नहीं होगा उसको नहीं, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आने के बाद ही उस पर कोई सुनवाई होगी। तत्काल उस पर कोई सुनवाई नहीं अगर हो तो उसको डेट मिलता है, तो मुझे लगता है उसमें यही कहा जाएगा कि जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से में है तो इस पर अभी सुनवाई करने का हमें अधिकार नहीं। तो टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई सुनवाई करेगा, क्योंकि अगर एक्ट बदलने की बात है तो या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं तो पार्लियामेंट करेगा। बीच में किसी को सुनने का अधिकार लगता नहीं है कि इसमें किसी तो को है। इन सब के बीच अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज सिविल जज को कंटिन्यू करने के लिए इस प्रक्रिया को आगे हामी भर दी है, तो ये माना जाए कि अब वाराणसी कोर्ट में कल सुनवाई शुरू हो जाएगी? नहीं, देखिए, सुनवाई शुरू करने के लिए तो प्रक्रिया है, जो कोर्ट अपना एक तारीख देगी। लेकिन अब एक चीज हो सकती है कि जो रिपोर्ट जमा किया गया है उसको सार्वजनिक करने से मना किया था, उस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, रोक लगाई थी तात्कालिक। तो ये रोक आज हट गई है। तो अब क्या है, जो रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में जो रिपोर्ट अभी जमा किया है मजिस्ट्रेट ने, उस रिपोर्ट को जजेज जो है वो देखेंगे और उसको देखने के बाद जो है या तो वो अपना फैसला देंगे या नहीं तो मुझे तो लगता है जिसकी ज़्यादा संभावना है कि जो वाराणसी कोर्ट है वो ये कहेगी सर्वे टीम को कि ठीक है, आगे का जो सर्वे के लिए आपने समय मांगा है और जो फ्लोर की बात करी है, जो मलबे की बात करी है आपने, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट दे। तो मुझे लगता है कि एक और सर्वे के लिए जो है वाराणसी कोर्ट जो है आगे कहेगी, और उसके बाद जब दोनों सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी तब वो कोर्ट अपना फैसला उस पर सुनाएगी। तब उसके अगेंस्ट में या उसके खिलाफ जो है हायर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाएगा, अगर उसके जो ऑर्डर उसके खिलाफ में गया, या हिंदू पक्ष के खिलाफ में अगर जाएगा तो हिंदू पक्ष उसके जो अपर कोर्ट है उसमें अपील करेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है जो कि रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट जो जजेज हैं, जो वहाँ पर वाराणसी कोर्ट के जज हैं, वो क्या कहते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद, उसके बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। क्योंकि अभी वाराणसी कोर्ट में आगे की प्रक्रिया को सुनने के लिए कोई डेट अभी तक मेरी जानकारी में कोई नया डेट नहीं दिया गया है। तो अब सर्वे जब देख लेंगे वो, तो उसके बाद वो डेट दे सकते हैं और या अपना फैसला सुनाने के लिए जो है तारीख नहीं दे सकते हैं। चलिए, और कोर्ट से इस बीच यहाँ पर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, हमारे संवाददाता आलोक झा भी जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी आपके पास?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि कोर्ट का ये फैसला है कि अब बनारसी कोर्ट ही इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। एक तरह से देखिए, जिस तरह से सर्वे रोकने और इस केस में एक तरह से अगर आप देखें तो जिस तरह से मुस्लिम पक्ष का रवैया रहा है उसको एक बड़ा झटका माना जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बनारस के जो कोर्ट है वही इस पर आगे की सुनवाई करेगा। और कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना ये है कि जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी उसको कहीं ना कहीं सील किया गया है। कोर्ट ने उसको भी बरकरार रखा है और ये कहा है कि जिला जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जो है इस मामले की बेहतर सुनवाई कर सकता है। हाँ, उससे वहाँ से अगर जिस तरह से अभी हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी कह रहे थे कि अगर वहाँ से अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है, जिस तरह से अगर उन्हें जिला कोर्ट के फैसले से अगर कुछ समस्या है तो वो आगे के कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं कि जो सुनवाई बनारस के कोर्ट में चल रही थी उसको ही कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अब वही कोर्ट जो है वो इस मामले की सुनवाई करेगा। आलोक, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये बार बार कहा जा रहा था कि आपने वजू खाने को सील कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी जल्द से जल्द। तो इसे लेकर क्या रिएक्शन आया है, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, लावनी इसमें मैं आपको जरा बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने साफ कहा है कि वैकल्पिक अल्टरनेटिव की बात नहीं की। देखिए, जो लीगल है ना उसमें टर्म्स और वर्ड्स जो है ना वो बड़ा अहमियत रखते हैं। तो जो वैकल्पिक चीज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, वैकल्पिक शब्द का इस्तेमाल जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, जो वैकल्पिक शब्द का इस्तेमाल सीजे की तरफ से किया गया जिसपे ऑब्जेक्शन किया मुस्लिम पक्ष ने जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने व्यवस्था की बात करी है। तो जिला मजिस्ट्रेट जो वो व्यवस्था करे, वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं करी, क्योंकि अगर वैकल्पिक शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता तब तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वजू खाना जो मिला है उस पर अब मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है, या अगर वहां पर वजू खाना है तो जब दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दी जाएगी तो उस वजू खाने का इस्तेमाल अब मुसलमान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वैकल्पिक शब्द पे जो है आपत्ति जताई, जिसमें कोर्ट ने जो है बचते हुए मजिस्ट्रेट पे डाल दिया कि वो व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आलोक इस बाबत कोई जानकारी देना चाह रहे थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बड़ा लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरह से जो भूमि जो जगह है उसको सील किया गया है, वजू खाने को जो है वो सील किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है वो बनारस के कोर्ट को कहा है कि वो डिसाइड करेंगे कि आखिर इसमें क्या होगा, क्या दूसरी जगह जो है वो दिया जा सकता है। इस पर संपूर्णतया जो है बनारस का कोर्ट और वहाँ के जो जज हैं जो सुनवाई देख रहे हैं उनको जो है वो डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसे अब देखते हुए कि अब मैं आपके पास आ रही हूँ मुकेश जी, जो परिस्थितियां बनी थी, अभी लगातार जो कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि हिंदू पक्ष अपनी तरफ से गणना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो स्टेटमेंट आया है, उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिम पक्ष के जो दावे थे वो कमजोर पड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर है ये मुस्लिम पक्ष भी जानता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का एकमात्र मोटिव ये है कि मामले को लटकाया जाए, जितना लंबा हो सके उतना लंबा इसको खींचा जाए और इसका पॉलिटिकल जो लाभ जो है वो लिया जाए। क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट से पहले ही आप देखिए ना, जो वीडियो वायरल हो रहा है लावनी, जिस पे चर्चा हो रही है, जब से ये मामला आया है वाराणसी कोर्ट में तब से ये चर्चा हो रही है कि जो लोग वहां पर वजू पहले कर रहे थे, जो लोग पहले वहां नमाज कर रहे थे, उन सबको पता था कि ये हिंदू मंदिर के अवशेष पे खड़ा किया हुआ ढांचा है। और सब कोई वहां पे साफ सफाई का जो वीडियो जब जारी किया गया है तो वहां पर शिवलिंग के ऊपर में जो घेरा है, घेरा पे लोग बैठे हुए हैं, तो सबको पता है कि वो है जो शिवलिंग वहां पे दिखा है, जिसको फव्वारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये भी साफ दिख रहा है विजुअल में कि वो फव्वारा ऊपर में जो सीमेंट से, वाइट सीमेंट से जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है और इससे फव्वारा का रूप देने की जो कोशिश की गई है, ये भी उससे साफ पता चलता है। तो मुस्लिम पक्ष का दावा, तो मुस्लिम पक्ष जो है वो अपने झूठ को दबाने के लिए सबूत तैयार कर रहे हैं, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं सबूत। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो जो है वो केवल वो प्रमाण जो है जो वहां पर छुपा हुआ उसको सामने ला रहे हैं। वो चीजें अगर सामने आ जाएंगी तो अपने आप ये साबित हो जाएगा कि वहां पर हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद वहां पर वो ढांचा खड़ा किया गया था। इसलिए दोनों की लड़ाई जो है
दोनों की लड़ाई अलग अलग है। मुस्लिम पक्ष जो है सच को छुपाना चाहता है और हिंदू पक्ष जो है वो सच को बाहर लाना चाहता है। और सर्वे की जो रिपोर्ट है, वो सर्वे की रिपोर्ट ये बात साफ करती है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर के पूरे चिन्ह मिले हैं, पूरे प्रतीक मिले हैं और सारे अवशेष जो है वो वहीं। अगर मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है, अगर मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर नहीं होता तो वो सर्वे के लिए ओके कर देते, सीधी सी बात। अगर उनको इस बात पे पूरा यकीन है कि नहीं यहाँ पर मंदिरों के अवशेष नहीं है, तो वो खुद से आगे होकर के उनको कहना चाहिए कि आइए और देख लीजिए। लेकिन कहता नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उनको तो पता है कि हमने क्या छुपा के रखा है। अगर कोई आएगा यहाँ से कालीन उठाएगा, यहाँ से दीवार अगर तोड़ेगा, यहाँ से मलबा हटाएगा, तो यहाँ से सारी चीज़ें जो निकलेंगी वो मंदिर के निशान निकलेंगे यहाँ पे, तो हमारी बात जो है वो साफ झूठी साबित हो जाएगी। तो मुस्लिम पक्ष का ये है कि प्रोसेस को कितना लंबा किया जाए, प्रोसेस को कितना लंबा किया जाए। आपने बहुत बेसिक बात कही, प्रोसेस को कितना लंबा किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का, हालांकि ये अपडेट अपने दर्शकों को देते चले कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ साफ कह दिया है कि सिविल कोर्ट में इस मामले का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ जिस हम POW की बात कर रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था उससे जुड़ी हुई सुनवाई के लिए अब अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। 6 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी। मुकेश जी, सवाल ये है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, क्या आपको लगता है कि POW को लेकर ही, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब मैं बार बार बात करती हूं, तो मुस्लिम पक्ष बार बार उसी को अपना हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से अब ये सूत्र ये कह रहे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि POW को भी स्क्रूटिनाइज करने के लिए बहुत जल्दी हिंदू पक्ष एक याचिका डाल सकता है। तो क्या आपको लगता है कि दिस इज द रियल टाइम कि एक उस कानून को भी स्क्रूटिनाइज किया जाए? बिल्कुल, देखिए पहला तो जो 6 जुलाई का जो वक्त दिया गया है ये बहुत लंबा वक्त है और इतना लंबा वक्त देना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। 80 पेज की या 75 पेज की रिपोर्ट है, उसको पढ़ने के लिए इतना समय नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये समय ज़्यादा लंबा दिया गया है। दूसरी बात, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कह रहे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये वर्शिप एक्ट ही एक तरफा है, बायस्ड है। इस पर तो बहुत पहले से ये किया जाना चाहिए था। और कांग्रेस ने, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी यहाँ पे और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो मुस्लिम वोट को, मुस्लिम अपीजमेंट को रोकने के, यार उनके हित को साधने के लिए खास तौर पे ये एक्ट बनाया गया था कि 15 अगस्त 1947 के तक जो मंदिर और मस्जिद की स्थिति है उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं किया जाएगा, वही स्थिति रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को है। ये साफ तौर पे है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि भाई आप जो मस्जिद की स्थिति, क्योंकि देखिए कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर तो बनाई नहीं गई है जी। कहीं भी मस्जिद को तोड़ करके बौद्ध धर्म का मठ तो नहीं तैयार किया गया है। जो तैयार किया गया वो मंदिरों को, मठों को तोड़ के मस्जिद तैयार की गई है। इसलिए ये तो सबको पता है, तो एक तरफा है, इसमें कहीं भी हिंदू मंदिरों के प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई, ये अपीजमेंट वाली बात है। तो जब तक ये अपीजमेंट होता रहेगा, इसलिए इसके खिलाफ तो कोर्ट में पहले से ही अश्वनी उपाध्याय ने पहले से ही एक PIL इसमें दिया हुआ है। लेकिन अब जरूरत है कि इस पूरे कानून को स्क्रैप करने की, क्योंकि इस कानून की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस कानून में जो 2 क्लाउजेस है जिसके हिसाब से अभी ये ज्ञानव्यापी का मामला जो है हिंदू के पक्ष में जाता दिख रहा है, कि उसमें एक क्लाउज ये भी है कि अगर कोई मंदिर जो है 100 साल से ज़्यादा प्राचीन है तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो ज्ञानव्यापी का मामला 253 साल पुराना है, इसके ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है, इसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं और हिंदू पक्ष को केवल यही साबित करना है कि ये जो है 100 साल से ज़्यादा पुराना है। उसके बाद ये एक्ट तो ये ज्ञानव्यापी पे कम से कम लागू नहीं होगा। इस बात को भी जो मुस्लिम पक्षकार है वो जानते हैं। तो मामला उनका बहुत कमज़ोर है, हिंदू पक्ष का दावा बहुत ही मजबूत है। और ये जो लोग बार बार इसको बाबरी मस्जिद वाला मामला, जो सिविल का मामला है, लंबा खींचेगा, ज़मीन का मामला विवाद आएगा तो फिर वो एक से एक अपने नक्शे दिए जाएंगे, ज़मीन के मालिकाना हक की बात की जाएगी। तो सिविल का मैटर तो कम से कम जो बहुत ही कम चलता है तो 10 साल 15 साल चलता है। जब ज़्यादा मैंने तो देखा है कि मैंने तो सिविल केस मैंने झेला हुआ है, 40 साल के बाद फैसले होते हैं जी। तो ये लंबा खींचने का एक प्रोसेस है। लोग चाहते हैं कि ये सिविल में चला जाए और ये लंबा प्रोसेस खींचे इसमें। चलिए मुकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच यहाँ पर सुनवाई से जुड़ी 10 बड़ी बातें वो हम आपको, अपने दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई जिला जज ही करेंगे, ये सबसे पहली बड़ी बात। और जहां शिवलिंग मिला वो वजू खाना बंद रहेगा, यानी वो एरिया अभी सील रहेगा। इसी के साथ सर्वे की कार्यवाही को नहीं रोका जाएगा। इसके बाद अगला, 25 वर्षों के अनुभवी जिला जज को सक्षम माना गया है। साथ ही यहां पर मुस्लिम पक्ष की दलीलों में कोर्ट को तथ्य नहीं मिले हैं। आप बता दें कि यहां पर और क्या कुछ बातें हुई जो सुनवाई के दौरान
6वें नंबर पर अन्य सर्वेक्षण भी करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसी के साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का निर्णय भी स्थानीय ही करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 17 मई को दिए गए आदेश में कोई बदलाव नहीं है। इसी के साथ नमाज में केवल 20 लोग ही जा पाएंगे। आपको बता दें कि किसी व्यवस्था अव्यवस्था के बारे में जिला अधिकारी निर्णय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दी गई है, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई जिला जज ही करेंगे। जहां शिवलिंग मिला है वो वजूखाना बंद ही रहेगा। इसके साथ साथ सर्वे की कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष निरंतर ये कह रहा था कि सर्वे जो हो रहा है उस पर रोक होनी चाहिए, लेकिन सर्वे नहीं रुकेगा। ये क्लैरिटी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है। मुकेश जी, इन्हीं 10 बातों के बीच में 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपसे समझना चाहती हूं। एक तरफ तो स्पष्ट है कि सर्वे नहीं रुकेगा, दूसरी तरफ मेरा सवाल था कि सर्वे की जो प्रक्रिया थी क्या उसके आयाम को और बढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या कुएं के नीचे के लिए भी अब सर्वे की अनुमति ली जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ ये कहते हैं कि जब पीओडब्ल्यू का हवाला दिया जाता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से और उनकी तरफ से अगर ये कहा जाता है स्पष्ट रूप से कि किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र के बारे में पता लगाना ये वर्जित नहीं है पीओडब्ल्यू में, तो क्या ये लाइन इस बात के लिए रास्ता खोलती है कि अन्य, चाहे वो मथुरा की बात हो या फिर जामा मस्जिद की बात हो या तेजो महाले की बात हो, ये पंक्ति उनके लिए भी रास्ता खोल रही है, वहां के धार्मिक चरित्र को जानने समझने का भी रास्ता खोल रही है? सही कहा आपने, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही अच्छी लाइन है। जो पीओडब्ल्यू में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्लेसेस के रिलीजियस कैरेक्टर को जांच नहीं सकते हैं या उसका सर्वे नहीं कर सकते हैं। और ये बात पहले दिन वाराणसी कोर्ट ने भी कहा था। लावनी, अगर आप प्रोसेस में जाएंगे तो पहले जब वाराणसी कोर्ट पे मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये एक्ट है और इस एक्ट के कारण जो आप सर्वे का आदेश नहीं दे सकते हैं, तो हिंदू पक्ष की तरफ से और कोर्ट ने भी इसे इंडोर्स किया था और उन्होंने यही सेम तर्क दिया था, और जिसको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया या इंडोर्स किया है। तो ये तो आगे के लिए भी रास्ता तय करेगा। लेकिन एक जो और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि उन्होंने कहा कि सर्वे जारी रहेगा। देखिए, 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब पहली बार जब सर्वे का ऑर्डर दिया था वाराणसी कोर्ट ने, तो कहा था 17 तारीख को जो है आपको रिपोर्ट देनी, यानी 17 तारीख तक जो है आपको सर्वे पूरा कर लेना है और उसके बाद आपको रिपोर्ट जमा करनी है। तो 17 तारीख यानी जो पहला चरण जो है सर्वे का वो पूरा हो चुका है, उसकी रिपोर्ट दी जा चुकी है। और जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि सर्वे में ये बात रिपोर्ट में कही गई है कि फ्लोर के नीचे में जो है जब कालीन हटाया गया तो फ्लोर के नीचे में मलबे के होने के का संदेह है, अंदेशा है जो जांचकर्ता को, और नीचे में तहखाने होने की भी बात कही जा रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सर्वे जारी रहेगा, इट मींस जो रिपोर्ट में कही गई है इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी होगी और रिपोर्ट के हिसाब से जो सर्वे के लिए आगे का समय मांगा गया है उसको भी कोर्ट अब देने को तैयार होगा। लेकिन एक जो चीज़ मुझे यहाँ पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन या तो मुझे लगता है कि थोड़ी डेट की जो 6 जुलाई को अगर है, तो मुझे लगता है कि 6 जुलाई के बीच में जो है एक सुनवाई होनी चाहिए थी और दूसरे सर्वे के लिए समय देना चाहिए था कोर्ट को, ताकि 6 वेकेशंस हो जाती है इस बीच, इसलिए भी हो सकता हो इस बात का ख्याल रखा गया हो। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण यह है कि जब ऐसे मसले होते हैं तो स्पेशल रूप से कोर्ट बैठाई जाती है, तो इसे लेकर भी हो सकता हो कि कोई परिस्थिति बने। लेकिन हाँ, आपने ये स्पष्ट रूप से ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि सर्वे जारी रहेगा, मतलब आगे का रास्ता खुल रहा है। इन सबके बीच में जिस दीवार की बात लगातार कही जाती रही है, क्या वो दीवार तोड़े जाने को लेकर अब आपको लगता है कि रास्ता साफ हो गया? क्योंकि एक दीवार गिरनी है और वही दीवार तो देखिए सर्वे में यही चीज आएगा ना लावनी। देखिए, दर्शकों को भी ये चीज समझना चाहिए, सर्वे किस चीज का है। सर्वे इस चीज का है कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं और मंदिर के अवशेष को छुपाने के लिए वहां पर कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं जो कि लीगल नहीं है। तो अगर वो लीगल नहीं है तो कोर्ट उसको ढाहेगा 100%। ये तो देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं वो भी इस बात को समझते हैं। मैं मुस्लिम पक्षकार के वकील की एक जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को पढ़ रहा था कल रात में, तो उसमें उन्होंने कहा है, एक द टेलीग्राफ में जो है उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है उनकी तरफ से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदू पक्षकार इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं कि 1190 या 30 जो जिस प्लॉट की बात कर रहे हैं जहां पर कि ये ज्ञानव्यापी का ढांचा है उसकी चौहद्दी क्या है।
तो भाई ये कह रहे अगर चौहद्दी आपको नहीं है तो आपको उस पर दावा ही नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि वो उसका चौहद्दी नहीं बता पा रहे हैं, उसका जो उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये प्लॉट कहाँ है। तो इसका आर्गुमेंट क्योंकि चूंकि वो तो लिख रहे थे, एक तरफा लिख रहे थे, अगर लेकिन मेरे सामने में अगर पूछते तो मैं उनसे ये सवाल पूछता कि मान लीजिए उस प्लॉट की चौहद्दी वो नहीं बता पा रहा है तो फिर वो प्लॉट तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपके हिसाब से। तो जब प्लॉट आपके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कहीं पे, तो फिर आपत्ति आप किस चीज़ पे उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, उनके पास कोई तर्क नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, जो हिंदू पक्ष जो अपनी बातें वहां पर रख रहा है, जो पिटीशन दाखिल किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, उनके रिटन स्टेटमेंट से वो क्लू निकालने की कहाँ इस मामले को और लंबा खींचने के लिए कौन कौन सी चीज़ें निकाल करके आपत्ति दर्ज कराई जा सके, ताकि एक छोटा सा भी अब निकालेंगे तो एक डेट ले लेंगे, फिर एक जैसे देखिए अभी जो है 1 महीना आगे का डेट मिला है, 1 महीना से भी ज़्यादा का। तो इस तरीके से ये लंबा खींचेंगे मामले को। तो जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनको पहले से ही पता है कि जो फैसला हमारे पक्ष में नहीं होना है, क्योंकि सच हमारे साथ है नहीं, हमें लंबा खींचना है। तो आपको हिंदू पक्ष जो दलील दे रहे हैं उन दलीलों से उन शब्दों को खोजना है, उन टर्म्स को खोजना है जिसको लेकर के आपत्ति दर्ज की जाए, और 1 2 3 4 जो है वो कुछ डेट लेकर के मामले को कुछ आगे लंबा खींचा जा सके। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास कोई आर्गूमेंट नहीं है। जी मुकेश जी, वहीं 2 चीजें ये भी हैं कि जैसे दीवार गिराने की बात कही गई है, इसको लेकर यहाँ पर पहली बात सामने आई है कि इसको दीवार गिराने को लेकर एक नई याचिका जो कि दाखिल की जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे थे कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो लीक हो गई है, उसको लेकर भी यहाँ पर बहस हुई, और इस बीच यहाँ पर जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ने इसको लेकर यहाँ पर नाराजगी जाहिर की है जज ने। अब बिल्कुल देखिए 2 रिपोर्ट है, आप देखिए ये भी क्लियर होना चाहिए कि 2 रिपोर्ट है जो ये सर्वे है। एक रिपोर्ट वो है जो अजय मिश्रा ने दिया है अपनी तरफ से, और जिसको आरोप लगा करके हटा दिया गया इस मामले से कि वो मीडिया में खबर लीक कर रहे थे या रिपोर्ट की बातें कर रहे थे। तो वो खबर तो है, वो वाली जो रिपोर्ट है अजय मिश्रा जी वाली, वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। लेकिन जो दूसरा जो अभय प्रताप वाली जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अभी कोर्ट में सील बंद है, उसमें क्या लिखा हुआ है ये चीज़ें अभी साफ नहीं है। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये जो मैं आपको बताया, उससे भी लोग सोर्स, या देखिए हमारे पास जो जानकारी है या जो मुझे जानकारी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो वो थे वहाँ पर, चाहे जो कलेक्ट, लेकिन जब लिखा जा रहा था तो वो बिल्कुल गोपनीय होता है। जो तैयार करता है मैजिस्ट्रेट वो केवल वही होता है, और जो टाइपिस्ट होता है वही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आजकल के जहाँ तक इस वाले में मामले पूरी प्रक्रिया में इसमें इन्होंने खुद टाइप किया है, इसमें जो है ना इन्होंने खुद टाइप किया। विशाल सिंह को भी हमने सुना था, जी बिल्कुल, विशाल सिंह को भी हमने सुना था, और उन्होंने कहा कि जब हम पूरा सर्वे कर रहे थे तो 70 से 80 पन्ने लिखे गए थे, उसको स्क्रूटनाइज करके 12 पन्नों में सीमित किया गया। 12 पन्नों की ये दूसरी रिपोर्ट है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और 2 पन्ने की रिपोर्ट अजय मिश्रा जी की थी 6 और 7 को जो सर्वे हुआ, और ये 14 15 16 वाले सर्वे 15 16 17 वाली सर्वे की रिपोर्ट 12 पन्नों में पेश की गई है। लेकिन उन्होंने एक पंक्ति कही कि ये सर्वे रिपोर्ट को मैं पूर्ण नहीं मानता हूं, मैं बता नहीं सकता कि सर्वे में क्या क्या चीजें हैं क्योंकि कोर्ट में रखा गया है, लेकिन मैं इसे पूर्ण नहीं मानता। यानी कि ये 12 पन्ने ये बताते हैं, ये उनका वक्तव्य बताता है कि असल में कहां छिपा हुआ है खेल। बिल्कुल यही बात कही ना मैंने कि इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि फ्लोर वाली बात इसमें नहीं लिखी हुई। फ्लोर वाली बात ये लिखी हुई कि हमें कुछ मिला, वहां ऐसा लगा कि वहां मलबा है, लेकिन वहां क्या है एग्जैक्टली उसके नीचे जाकर के उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने अंदेशा जताया है रिपोर्ट में, 12 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने अंदेशा जताया है कि जब कालीन को हटाया गया तो फ्लोर में ऐसा लगा कि वो मलबे के ऊपर में बना हुआ फ्लोर है, और उसको जब हिट किया गया तो ऐसा इसमें से इको साउंड हुई, ऐसा लगा कि उसके नीचे में तहखाना है, कुछ है वहां पे। लेकिन है क्या ये सर्वे के बाद पता चलेगा। इतना तक है, यानी आप कहें जो इंटरवल है, नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं गया और अब निराधार बता दिया था, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर तो उनकी आज की रात कयामत की रात हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी बातें कह दी। नहीं, उसको देखिए मुस्लिम पक्ष के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोले। सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें तो मुस्लिम पक्ष के कारण ही सुनी गई ना, वरना सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष तो गया नहीं था। तो पूरी जो सुनवाई हुई और उनके जो वकील जो थे अहमद साहब, तो अहमद साहब ने तो पूरी दलील करी है वहाँ पे, वजू खाने के बारे में किया है, धार्मिक जो पोजीशन है उसके बारे में किया है। हालांकि देखिए एक चीज़ जो अभी तक है लावनी, कि अभी तक ये मामला वर्शिप को लेकर के है। एग्जैक्टली।
अभी ये सिविल का मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सर्वे जा रहा है, जिस तरीके से मामले आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि 6 जुलाई के बाद 1-2 डेट के बाद ये मामला सिविल में जाएगा और लंबा खींचेगा। चलिए मुकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा चर्चा करने के लिए। लावनी, आपका भी बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा चर्चा करने के लिए। बहरहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।